हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को डार्विनवाद अर्थात डार्विनिज्म के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण अथवा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसे डार्विनवाद कहते हैं या डार्विनिज्म कहते हैं। अर्थात डार्विन ने लैमार्क के बाद जैव विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बचपन से ही प्रकृति में रुचि रखते थे। इन्हें कम उम्र में इंग्लैंड के विश्व सर्वेक्षण जहाज पर विश्व भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ था। सन 1831 ईस्वी में डार्विन ने बीगल नामक जहाज से लगभग 5 वर्ष तक संसार की यात्रा की। उस यात्रा के दौरान ही इन्होंने विभिन्न देशों और द्वीपों के जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। अर्थात 5 वर्षों तक डार्विन ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जीवाश्म तथा चट्टानों के नमूनों को एकत्र करके उन पर अध्ययन किया। लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के बाद सन 1859 ईस्वी में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। मतलब डार्विन ने 20 वर्षों तक खूब अध्ययन किया और अध्ययन करके अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन्होंने अपने सिद्धांतों को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, जिसे हिंदी में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति कहा जाता है। डार्विन के इसी सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण या डार्विनवाद कहा जाता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि डार्विन का सिद्धांत किन किन तथ्यों पर आधारित था, अर्थात डार्विनवाद किन तथ्यों पर आधारित है। तो पहला है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। अर्थात सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की असीम क्षमता होती है। जैसे एक समुद्री सीप प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है। ऐसे ही पौधों में भी अनगिनत बीज उत्पन्न होते हैं। जैसे चौलाई के पौधों में 20 लाख बीज बनते हैं। इसलिए डार्विन ने बताया कि जीव अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति करते हैं। यदि सभी अंडों से बच्चे निकल आएं और सभी जीव जीवित रहें तो जीवों की संख्या में रेखागणितीय अनुपात में वृद्धि होगी और कुछ वर्षों में पृथ्वी पर खाली स्थान नहीं बचेगा। इतनी बड़ी संख्या में संतानोत्पत्ति के बाद भी आबादी स्थिर है। क्यों? तो क्योंकि बहुत से जीव वयस्क बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चलिए आते हैं दूसरे तथ्य पर। दूसरा तथ्य है जीवन संघर्ष। तो जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन और सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अतः जब अधिक संख्या में जीव पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मतलब प्रकृति में भोजन, ऑक्सीजन, आवास आदि की सुविधाएं सीमित हैं। इसलिए जीवधारियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जीवन संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। इस जीवन संघर्ष में सफल जीवधारी ही जीवित रहते हैं और शेष जीवधारी जो असफल होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला सजातीय, दूसरा अंतर्जातीय और तीसरा वातावरणीय। तो सजातीय संघर्ष के अंतर्गत संघर्ष केवल एक ही जाति के सदस्यों के बीच होता है। यह संघर्ष सबसे अधिक जटिल होता है क्योंकि सभी सदस्यों की आवश्यकताएं लगभग समान होती हैं। और दूसरा है अंतर्जातीय संघर्ष। यह संघर्ष अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच होता है। मतलब विभिन्न जातियों के मध्य भोजन, आवास और एक दूसरे के शत्रु होने के कारण जीवन संघर्ष होता है। उदाहरण के लिए बता दें कि जैसे मनुष्य का जीवाणु तथा वायरस या विषाणु से संघर्ष होता है। और ये जो तीसरा है वातावरणीय संघर्ष, वातावरण के अनुसार अनुकूलन जीवन संघर्ष में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात सभी जीवधारी सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि वातावरणीय दशाओं से बचने के लिए
जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका अर्थ यह है कि योग्य है वही जीतता है, यानी जो योग्य है वही जीतता है। अर्थात जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वह जीवधारी ही सफल होते हैं जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और जिनमें हानिकारक विभिन्नताएं होती हैं वे नष्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर के इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। बाकी जो उस माहौल में नहीं ढल पाते हैं वे मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। यानी इसे योग्यतम की उत्तरजीविता हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, और डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन कहा था या प्राकृतिक चयन नाम दिया था। डार्विनवाद का अगला तथ्य है विभिन्नताएं या वेरिएशंस। सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। एक ही माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होती हैं, यानी जो एक माता पिता की संतानें होती हैं वो भी एक जैसी नहीं होती हैं। अर्थात लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न जुड़वा बच्चों को छोड़कर, यानी जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं, उनको छोड़कर दो सजातीय सदस्य भी एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के बाद उत्पन्न होती हैं और ये संतानों में वंशागत होती रहती हैं। अगला है तथ्य वातावरण से अनुकूलन। तो जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं अथवा वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं वे जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं, वही जीतते हैं, वही सफल होते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे मर जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। अर्थात वातावरण स्थिर नहीं रहता है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। इस बदलते वातावरण में जो जीवधारी अपने को अनुकूलित कर लेते हैं इसी विशेषता को अनुकूलता या एडॉप्टेबिलिटी कहा जाता है, और जो अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। फिर अगला है नई जातियों की उत्पत्ति। जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती हैं। अर्थात डार्विन के अनुसार अनुकूलन के बाद उत्पन्न विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती हैं और इनसे नई जाति उत्पन्न होती है। अर्थात कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर के नई प्रजाति का विकास करती हैं और नई पीढ़ी भिन्न होती है। यानी पहली पीढ़ी से जो नई पीढ़ी होती है वो अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है। चलिए अब डार्विनवाद की आलोचना को समझ लेते हैं। तो पहला है, डार्विन ने दैहिक और जनन कोशिकाओं की विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया। इसके अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। तो ये इनकी आलोचना हुई। फिर अगला है डार्विनवाद उत्परिवर्तन, अर्थात किसी भी पीढ़ी में जीन के परिवर्तनों के कारण अचानक होने वाले परिवर्तनों पर कोई प्रकाश ही नहीं डाला। यानी पीढ़ी में जीन के जो परिवर्तन होते हैं उनमें जो अचानक परिवर्तन होते हैं उन पर कोई प्रकाश नहीं डाला। और फिर अगला, डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविता के कारण तो स्पष्ट करते हैं लेकिन योग्यतम की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनकी आलोचना हुई। और डार्विनवाद यह बताने में असमर्थ हैं कि संकर जाति में सम्मिश्रण होने पर भी पितृ पीढ़ी के गुणों का प्रभाव कम क्यों नहीं होता है। यानी जो पितृ पीढ़ी थी उसके गुणों का प्रभाव कम क्यों नहीं हो पाता है, ये नहीं बता पाए। और फिर अगला है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद में यह कहा कि छोटी छोटी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थापित होकर प्रबल होती हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि इस क्रिया में आवश्यकता से अधिक विशिष्टताएं भी आ सकती हैं जिनके कारण जीवों को लाभ के बदले हानि भी हो सकती है, जैसे हिरणों के लंबे सींग हो गए थे। तो इसको स्पष्ट नहीं कर पाए ये। फिर अगला है, डार्विनवाद संयोजक जंतुओं की विलुप्तता के संदर्भ में कोई व्याख्या नहीं कर पाए। और फिर अगला है, डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई प्रकाश नहीं डाला, जबकि इन अंगों का विकास प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। तो ये तो हुई आलोचना। चलिए अब डार्विनवाद को संक्षिप्त रूप से जल्दी से सारांश के रूप में आपको समझा देते हैं। डार्विनवाद का पूरा सारांश शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। जैसा कि लैमार्क ने बताया था
कि जीव जिन अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं वह अंग धीरे धीरे करके विकसित होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी भी उन अंगों का विकास होता रहता है, यानी वैसे ही उनकी पीढ़ियां भी आगे संतान उत्पन्न होती रहती हैं। जबकि डार्विन ने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जीवन संघर्ष में जीत जाते हैं, जो प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं, वह वहां तक पहुंच जाते हैं, आगे विकसित हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं ढल पाते मर जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये था। आशा है आप लोगों को डार्विनवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।